नमस्कार, आप सबका स्वागत है एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश शिखर सम्मेलन में। बदलता भारत। जी हां, आज से 3 साल पहले साल 2014 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक खास पन्ना बन गया, क्योंकि साल 2014 एक ऐसा साल था जब भारतीय राजनीति के 30 साल के इतिहास में देश की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया कि 30 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के साथ इस देश में सरकार बनाई, अच्छे दिन का वादा किया, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। धीरे धीरे वक्त बीता, आज 3 साल पूरे हुए हैं, हम यहां मौजूद हैं और सवाल कई सारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को बदलने के लिए कई बड़े फैसले लिए, कई कड़े फैसले लिए। उन्होंने जनता से वादा किया कि वो जनता के प्रधान सेवक बनकर एक न्यू इंडिया इस देश के लिए बनाएंगे। पर सवाल वही है कि 3 साल बाद क्या मोदी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी साबित हुई? क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास ये नारा फलीभूत हो पाया? सवाल ये भी है कि क्या आपके अच्छे दिन आए? तो इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए 3 साल पूरे होने के इस मौके पर हमने एबीपी न्यूज का यह खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। आज दिन भर मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री यहां मौजूद होंगे, जो उनका विजन देश के लिए है, देश की जनता के लिए है, उसके बारे में बात करेंगे। अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड भी देंगे और साथ ही ये बताएंगे कि जनता की उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरे। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा बातचीत नहीं होगी, यानी सिर्फ मोदी सरकार के मंत्री यहां नहीं होने वाले, बल्कि विपक्ष के कद्दावर नेता भी होंगे जो अपने तीखे सवाल दागेंगे और जनता की आवाज को सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हां, आप जो जनता हमारे साथ यहां मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सवाल होंगे और इसके साथ ही ट्विटर और फेसबुक पर भी हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप जरूर अपने सवाल हम तक भेजिए, जिन्हें हम यहां पर हमारे खास मेहमानों के सामने रखेंगे। तो मैं बिना वक्त गंवाए, देश की नीति कहां जा रही है, देश की नीतियों से जनता को कितना फायदा हो रहा है और आगे के लिए सरकार का ब्लूप्रिंट इस देश के लिए क्या है, जानने के लिए, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हमारे पहले खास मेहमान हैं सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर, और उनके साथ मेरे सहयोगी अभिसार शर्मा मौजूद होंगे, जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के इन 3 सालों में कितना बदला भारत। शुक्रिया नेहा आपका। दरअसल प्रकाश जावड़ेकर जी पिछले 1 साल से शिक्षा मंत्री हैं, लिहाजा उनके सामने चुनौती दोहरी है, क्योंकि उनसे पहले स्मृति ईरानी के पास यह मंत्रालय था और स्मृति ईरानी जी कार्यकाल में मंत्रालय, खुद स्मृति जी भी कई विवादों में घिरी रहीं। लिहाजा उन विवादों से बाहर निकलना और अपनी छाप छोड़ना, और खासकर शिक्षा मंत्रालय जी को निहायत ही संवेदनशील मंत्रालय है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरे मेहमान प्रकाश जावड़ेकर की चुनौती दोहरी हो जाती है। सबसे पहले प्रकाश जी, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर आप हमारे दर्शकों को, देश की जनता को बता सकें कि अच्छे दिन क्यों आ गए इन 3 सालों में, अगर शिक्षा मंत्रालय की निगाह से हम देखें तो। आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज ने आज शिखर सम्मेलन बुलाया है और इसमें अभी शुरुआत हो रही है, तो मुझे आप सबका मैं भी स्वागत करता हूं। 3 साल में क्या बदला? नेहा ने सही कहा कि 30 साल के बाद, 84 के बाद पहली दफा किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत और एनडीए को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। एक मजबूत सरकार जनता ने बनाई और मोदी जी का एक एबल लीडरशिप, एबल लीडर, स्टेबल गवर्नमेंट, यह पहली अचीवमेंट है और यह बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि देश को इसकी दरकार थी। 10 साल लोगों ने ऐसी सरकार देखी जहां एक पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी सरकार। सत्ता के 2 केंद्र थे, आदेश बाहर से आते थे, मंत्रिमंडल के फैसले को फाड़कर टोकरी में डाला जाता था, वो दिन थे। अब ऐसा नहीं है। और पहला काम लोगों के लिए क्या हुआ,
तो महंगाई जो 10 साल रोज बढ़ रही थी, लोग परेशान थे, 3 साल में हमने महंगाई पर पूरी तरह से लगाम लगाया और 1 साल केवल दाल के दाम बढ़े, उसको 1 साल में नियंत्रित भी करके दिखाया। तो ये तरीका है जनता के प्रति जवाबदेह सरकार का, और मुझे लगता है ये बड़ी उपलब्धि है, महंगाई पर रोक लगी। दूसरा, जनता पर विश्वास रख के, जनता के भागीदारी से सरकार चलने लगी। जनता की सोच बदलने के भी कार्यक्रम लिए गए। तो जनता पर विश्वास का एक ही उदाहरण है, ब्रिटिशों के जमाने से अटेस्टेशन के लिए किसी सरकारी अधिकारी के पास जाकर ठप्पा लगाने की जरूरत होती थी। दिखने में छोटी चीज है, लेकिन लोगों को कतार लगाकर समय बर्बाद करना पड़ता था, तब जाके ठप्पा मिलता था, अपने ही मार्कशीट पर, अपने ही डिग्री पर। लेकिन वो बदल गया और वो अब सीधा वो लोग खुद का स्व प्रमाण दे सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेशन का किया। जनता पर भरोसा किया कि जनता, हमारे 125 करोड़ जनता झूठ बोलने वाली नहीं है, वो खुद का सिग्नेचर से जब करती है, वी एक्सेप्टेड। तो ये करना जब शुरू किया, एक महत्वपूर्ण बदलाव है मानसिकता में सरकार के। गांव गरीब किसान को समर्पित सरकार है ये। मजदूर, महिला, युवा, दिव्यांग शब्द भी, जिनको विकलांग कहते थे, पहले अपाहिज कहते थे, पहले शारीरिक व्यंग कहते थे, उससे बदलकर एक संवेदनशील सरकार का परिचय यह हुआ कि अब उनको दिव्यांग कहने लगे। ये सब बदली हुई चीज है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, सब समाज के तबकों को न्याय देने का एक भरसक प्रयास हुआ और कितनी नई चीजें आई, हटके भी आई। पहले तो दलाल खत्म हुए, मंत्रालय के कॉरिडोर में घूमने वाले दलालों का राज खत्म हुआ। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 3 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ। मुझे लगता है यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारी कमाई है। यह देश ऐसी प्रामाणिक सरकार चाहती थी। और 3 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आती है। यहां उल्टा हम देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के बजाय चुनाव के बाद हर चुनाव में लोगों का उल्टा ज्यादा जन समर्थन बढ़ रहा है, ये प्रो इनकम्बेंसी हो रही है। ये जो बदला हुआ चीज है, ये मोदी जी के नेतृत्व की विश्वसनीयता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मोदी जी के नेतृत्व की विश्वसनीयता और सारे मंत्रिमंडल ने जिस तरह से काम किया, तो उसके कारण यह हुआ। कितने चीजें लाई हमने। आज जीएसटी की न्यूज आपने पढ़ी है, वही, क्योंकि अभी ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, आप फिर सवाल पूछेंगे। जीएसटी का क्या महत्व है? देश एक कर प्रणाली, एक देश एक मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सेशन रिफॉर्म दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हो रहा है और सभी राज्यों को एक साथ लेकर हो रहा है। यह आसान नहीं है। आज जो दरें आई है कि जीएसटी के दरें कैसी होगी, तो अनेक वस्तुओं पर महंगाई कम होगी और भी कर कम होंगे, यह सामने आया चित्र। और इससे उसमें एक जीएसटी काउंसिल क्या है? इट्स अ शेयर्ड सॉवरेनिटी। केंद्र सरकार ने अपनी सार्वभौमिकता वो भी जीएसटी काउंसिल में निहित कर दी और राज्य सरकारों ने भी ये एक साझा बना, एक नया स्ट्रक्चर, और उन्होंने सब निर्णय एक मत से लिए हैं, बहुमत से नहीं फैसला हुआ है। 75% से वहां 3/4 से वोटिंग होना चाहिए। 3/4 है तो उसके पक्ष में निर्णय होगा, लेकिन सब निर्णय 100% से हुए हैं। ये संघ राज्य भावना को बल देने वाला, सबका साथ सबका विकास का यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए सिस्टमिक चेंज तो इतने हुए, फिर मैं सवालों में बताऊंगा कितना बदल गया। एक केवल बदल कहता हूं, फिर मैं बैठूंगा। एक पहली दफा प्रधानमंत्री जी ने कहा
छोड़ो, अपनी सब्सिडी छोड़ो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार को व्रत रखो, सोमवार को खाना छोड़ो, देश के पास अनाज कमी है। हजारों करोड़ों लोगों ने उस समय भी पाला। इस समय प्रधानमंत्री ने कहा एलपीजी की सब्सिडी छोड़ो, जिनके पास पैसे हैं वो सब्सिडी ना ले। और 1,25,00,000 लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी। यह असाधारण चीज है। जब मैंने यूएन में जब कहा ये और बाकी सब जगह कहा तो सारे देश बड़े आश्चर्य हो गए कि लोग खुद की सब्सिडी छोड़ रहे। हाँ, छोड़ रहे। जब हमने ये कहा कि पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इतनी है कि हम कोल उत्पादन पर $6 यानी 400 रुपए का टैक्स प्रति टन लगा रहे हैं, मुझे यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने पूछा कि कैसे संभव हुआ, पार्टियों ने विरोध नहीं किया। मैंने कहा भारत को आपने पहचाना नहीं। 36 पार्टी संसद में है, लेकिन सभी पार्टियों ने इस कदम का सराहना किया, समर्थन किया, किसी ने विरोध नहीं किया। यही लोकतंत्र की खूबी है और यही संघराज्य भावना को सबका साथ सबका विकास का चरितार्थ कर रहे। मुझे लगता है हर चीज में बदलाव लाया, पारदर्शिता लाई। क्या था 10 साल चर्चा? कोयले का घोटाला। क्या थी 10 साल चर्चा? स्पेक्ट्रम का घोटाला, सीडब्ल्यूजी का घोटाला। आज एक भी घोटाला नहीं। और अब केवल घोटाला नहीं, ऐसा नहीं, उसकी पद्धति बदल दी। अब कोल का ऑक्शन होता है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है। इतना ही नहीं, जो कोर्ट ने नहीं कहा था वो माइंस का भी हमने ऑक्शन की पद्धति शुरू कर दी और उससे जो पैसा आता है वो संबंधित राज्यों को मिलता है। और आप कल्पना नहीं करोगे, अभी मैं छत्तीसगढ़ में था, एक एक जिले को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से, जहां खदानें दूसरी भी लगती है, तो खदानों का पैसा का एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट विकास निधि के रूप में आता है। 500-500, 600-600 करोड़ मिलने लगे। ये बदलाव लाया, यही पारदर्शिता, यही मोदी सरकार की पहचान है और यही बदलाव हमने लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी स्थान ग्रहण करें। और जो हमारे तमाम मेहमान यहां मौजूद हैं, उन सब से गुजारिश है मेरी कि आपके जो भी सवालात हैं आप एक चिट में रखकर नेहा तक आप उन्हें पहुंचा सकते हैं और वो सवाल आज हम प्रकाश जी से जरूर पूछेंगे। प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल कुछ और था, मगर आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही। आपने जिक्र किया था यूपीए में 2 पावर सेंटर्स का। मेरे ख्याल से आपके आलोचक, खासकर विपक्ष, यही इल्जाम शिक्षा मंत्रालय पर लगाते हैं। एक विचार के तौर पर आरएसएस की छाया और एक आप खुद। क्या इसमें एक दोहराव नहीं है? नहीं है, बिल्कुल दोहराव नहीं है। शिक्षा में मैंने जो भी वर्ष भर में निर्णय लिए हैं, देखो हमारे किसी भी, मैं पर्यावरण में भी था तब भी, कोई भी ना सरकार में कोई दबाव लाता है, ना प्रधानमंत्री जी भी कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपको काम करने की आजादी देते हैं। एक आकृति बंध है, कैबिनेट का विचार जो है उसको मायने रख के आप आगे चलिए, देश के हित में काम करिए। और शिक्षा में मुझे कभी भी पावर के 2 सेंटर नहीं है, सरकार ही पावर का सेंटर है। मगर आप मानेंगे पिछले 8 सालों में, और जाहिर सी बात है इसका जिम्मा आप पर नहीं है, पिछले 8 सालों में इस देश ने 4 शिक्षा मंत्री देखे हैं। एक ऐसा मंत्रालय जहां एक खास किस्म की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। पिछली सरकार में भी आपको याद है 2 शिक्षा मंत्री थे, पल्लम राजू, कपिल सिब्बल। इस बार भी 2 साल स्मृति जी, अब आप पिछले 1 साल से। क्या शिक्षा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है? क्योंकि एक लय नहीं रही है, एक लड़ी नहीं रही है जो कि उसे बांधती रहे। पहले जैसे हमने शिक्षा का, आज की स्थिति क्या है, देखो मंत्री वो कभी कभी 5 साल रहते हैं, कभी 10 साल रहते हैं, कभी 2 साल भी रहते हैं। ये इससे बदलता नहीं। चित्र क्या है आज? सबसे बड़ा दुखद चित्र, दुखी चित्र कौन सा है, दुख देने वाला, कि सरकारी स्कूलों के सर्वे के आफ्टर सर्वे किए गए और उन सर्वे में यह पाया जाता है कि 6ठी का छात्र, जिला परिषद स्कूल, 6ठी का छात्र 3री का पाठ नहीं पढ़ सकता, 7वीं का छात्र 4थी का गणित नहीं कर सकता। तो यह बड़ा दुखदायी है और इसलिए हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि हम पहला काम और पहला टारगेट हमारा यही रहेगा कि सरकारी स्कूलों की क्वालिटी में सुधार करना। और हमने 4 बड़े फैसले लिए।
पहला फैसला ये लिया कि लर्निंग आउटकम्स, सारा राइट टू एजुकेशन में इनपुट, क्या जो इनपुट पर जोर था, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, क्या है, लेकिन आउटपुट क्या निकला, शिक्षा क्या मिली, छात्र को क्या आया, उसकी क्षमता वर्धन कितनी हुआ हो, इसका जांच नहीं होती थी। तो हमने लर्निंग आउटकम्स डिफाइन किए। अब पहली में, दूसरी में, तीसरी में, हर विषय में छात्र को क्या आना चाहिए यह अब साफ हो गया। सभी टीचर्स का ट्रेनिंग चल रहा है और सारे दीवारों पर भी लर्निंग आउटकम्स लगेंगे। पेरेंट्स को भी मिलेंगे कि आपका छात्र अगर 5वीं में है तो उसका ये मिलना पड़ेगा, ये लर्निंग आउटकम। दूसरा बड़ा निर्णय लिया कि राइट टू एजुकेशन में पहली में जो आया वो बिना रोक टोक का 9वीं में जाकर फिर ड्रॉप आउट होता था, फेल होता था। तो 8 साल कोई उसको चैलेंज ही नहीं हो रहा था। तो परीक्षा चाहिए, और परीक्षा में हम अनेक राज्यों की मांग थी, तो हमने सभी राज्यों को विश्वास में लेकर एक राय से एक तय किया और नया कानून होगा उस पर कि 5वीं या और 8वीं में छात्र की एक बार परीक्षा लेके अगर फेल होता है तो 3 महीने में दूसरी परीक्षा होगी, उसमें भी फेल होता है तो उसी कक्षा में रोकने की, डिटेन करने की सुविधा देने वाला और राज्यों को यह अधिकार देने वाला बिल जल्दी ही आएगा। अभी कैबिनेट के सामने जाएगा और फिर पार्लियामेंट में आएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। इससे अकाउंटेबिलिटी टीचर्स की भी होगी, स्टूडेंट्स की भी होगी, पेरेंट्स की भी होगी। 10वीं की बोर्ड हमने कायम कर दी, सबके लिए मैंडेटरी कर दी। इसका सब आप लोगों ने स्वागत किया, नहीं तो आधे लोग देते थे, आधे लोग नहीं देते थे। और टीचर एजुकेशन में कंप्लीट रिफॉर्म कर रहे। तो मुझे लगता है इन 4 बड़ी चीजों से, और इनोवेशन ला रहे, शिक्षा को अधिक रुचिपूर्ण बना रहे हैं, शिक्षा को अधिक सार्थक बना रहे हैं। ये जैसे होता है आपको गुणवत्ता सुधरी हुई दिखेगी। आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में सफल भी हो गए, तो प्राइवेट स्कूल से स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में लौटने लगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये हम आगे ले जाएंगे। मैं आपकी नो डिटेंशन पॉलिसी और स्टूडेंट्स के एग्जाम्स वाली मुद्दे में बाद में बात करूंगा, मगर क्या वजह है कि अब तक आप जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तक नहीं ले पाए? आपको याद है टीएसआर सुब्रमण्यम रिपोर्ट आई थी जब स्मृति जी शिक्षा मंत्री थी। उसके बाद मुझे याद है दिसंबर में, मतलब पिछले साल के अंत में आपने कहा था कि हम नई शिक्षा नीति के मसौदे का गठन करेंगे समिति। अभी मैंने 2 दिन पहले आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उसमें भी आप वही बात कह रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप एक नई शिक्षा नीति का गठन ही नहीं कर पा रहे हैं, उस मसौदे को पेश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपकी संजीदगी का आभास होता है? नहीं, मैं बता रहा हूं इसमें क्या हुआ। एक लोकतांत्रिक सबसे बड़ा जनता का फीडबैक इस पॉलिसी के लिए शिक्षा, क्योंकि पूरे देश के हर घर की व्यवस्था है, तो हर घर को कुछ कहना है। तो 2 साल ये एक्सरसाइज पूरा हुआ और 2 साल में लाखों सुझाव आए, विलेज लेवल से, तहसील लेवल से, जिला लेवल से, स्टेट लेवल से, सरकारी लेवल से, एनजीओ के लेवल से। एमपीज का मैंने एजुकेशन डायलॉग कराया, राज्यसभा में पूरी चर्चा हुई और इसके बाद अब सारा हो गया और उसका हर पॉइंट वाइज जो सजेशंस आए वो सब इकट्ठा कर लिए गए हैं। 1 सप्ताह में ही इसकी कमेटी बनेगी और कमेटी बनके फिर वो जल्दी ही उस पर विचार करेगी, क्योंकि बेसिक फीडबैक और ये सब लेने का जो काम अदरवाइज समिति को करने में समय जाता वो हो गया है। अब उस पर वो फाइनल एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जल्दी आएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, हमने 5 मुख्य बिंदु रखे हैं। एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, क्योंकि सबको मिलना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, गुणवत्ता ही मुख्य है। फिर इक्विटी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि अफोर्डेबिलिटी शिक्षा की होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, जवाबदेही। तो इन 5 मुद्दों को लेकर हम निश्चित रूप से ये शिक्षा नीति जल्दी देश के सामने आएगी और ये बहुत आने वाले समय में देश को आगे बढ़ाने वाली अच्छी प्राकृतिक नीति होगी, इतना मैं कह सकता हूं। मुझे एक असमंजस दिखाई देता है। देखिए वो टीएसआर सुब्रमण्यम, मैं क्यों बार बार टीएसआर सुब्रमण्यम की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं उस रिपोर्ट की तरफ। वो रिपोर्ट आई, फिर अचानक वो लुप्त हो गई। वो क्यों आई वही लोग नहीं समझ पाए। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं,
आपने अगस्त 2016 में एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, मैं पढ़ रहा था आपकी वेबसाइट पे mhrd.gov.in पे। इसमें था सम इनपुट्स फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016। इसमें प्रकाश जी पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट्स, पूरी की पूरी पंक्तियां 1966 की कोठारी रिपोर्ट से कॉपी कर ली गई थी। न सिर्फ वहां से कॉपी कर ली गई थी, बल्कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट से कॉपी करके उसे पेश किया गया था। तो इससे पता चलता है कि इतनी संजीदगी है कि जो भी ऑथर है वो मेहनत ही नहीं करना चाह रहा। और आप कह रहे हैं कि हम लगातार मंत्रणाएं कर रहे थे, यहां तो जब कॉपी हो रहा है, प्लेजराइजेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है। देखो, पहले तो कोठारी आयोग या 1952 में राधाकृष्ण अपने उपराष्ट्रपति जी थे, तो उनके अध्यक्षता में भी कमीशन बना था। तो हर कमीशन ने कुछ अच्छा जो किया है, जो आज भी लागू है, वो फिर से दोहराने में कोई गलती नहीं है। वो तो अच्छी चीज है, क्योंकि ए को ए ही कहेंगे ना, 50 साल बाद ए को बी थोड़ा ही कहेंगे, तो ए को ए ही कहेंगे। तो वो नहीं मुद्दा है। मुद्दा यह है कि TSR सुब्रमण्यम ने, एक मैं प्रक्रिया बताता हूं, जनवरी 2015 में mygov.in पर पहले हमने सुझाव मांगा, 26,000 सुझाव आए। फिर उसके बाद तहसील, ग्रामीण जिला लेवल पे नहीं, एकदम विलेज लेवल पे हर स्कूल की मीटिंग हुई, उन्होंने कुछ सुझाव दिए। फिर तहसील लेवल पे सभी शिक्षा के संबंधित लोग इकट्ठा है, उन्होंने सुझाव दिए। ये इतने सुझाव आ गए सारे, उसको एक सुचारित रूप से एक तैयार करके इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी के लिए TSR सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने अच्छा काम करके एक दिया। बट दैट वाज इनपुट, दैट वाज नॉट पॉलिसी, फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट। तो वो एक उन्होंने इनपुट दिया। बाकी बाद में राज्यसभा में चर्चा हुई, एजुकेशन डायलॉग हुआ, 50 MPs ने अपना पक्ष रखा, 200 MPs ने लगभग हमें चिट्ठियां लिखी, तो सबके सभी संगठनों ने लिखी, उसका सबका समावेश करते हुए अब ये फाइनल नीति का ड्राफ्ट बनेगा। चूंकि अब एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, नए कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, आपकी एक नीति थी जिसमें मार्क्स मॉडरेशन पॉलिसी, यानी कि जिस तरह के ग्रेस मार्क्स स्टेट्स देते हैं उसे आपने खत्म किया। मगर आपने अगले दिन यह भी कहा था कि यह स्टेट्स का एकाधिकार होगा। सवाल यह कि एक लोकलुभावन नीति है, क्या आप सोचते हैं कि एक मंच पर स्टेट्स और जो आपने फैसला लिया वो होंगे उस ग्रेस मार्क्स को खत्म करने की वजह से? आपने बहुत सही कहा। अगर इस देश में जो बदल रहा है इसका एक निशानी चाहिए, तो सभी स्टेट के बोर्ड्स इकट्ठा आए, खुद होके आए। हमने जो बदला हुआ एक संवाद का जरिया जारी रखा, उसका परिणाम यह हुआ कि सभी स्टेट बोर्ड्स इकट्ठा आए, CBSE भी आई, बाकी सारे बोर्ड्स आए और सबने इस खुद होके तय किया कि हम मार्कों का स्पाइकिंग नहीं करेंगे, मार्कों का ऐसा इजाफा कंपटीशन में कि हमारे बच्चे ज्यादा एडमिशन मिल जाए, इसलिए ये नहीं करेंगे, रियलिस्टिक मार्क रखेंगे, तो मॉडरेशन नहीं करेंगे। ये फैसला उन्होंने खुद किया और अभी तक 6 बोर्ड्स के निर्णय आए हैं। 6 बोर्ड्स को मैं बधाई देना चाहता हूं, 6 सरकारों को, यानी राज्यों को, कि जहां के बोर्डों ने मॉडरेशन नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कोई भी बोर्ड नहीं करेगा और एक नया रियलिस्टिकली लाने की पहला प्रयास शुरू होगा। फिर आगे भी 2-3 साल लगेंगे कि जिसमें ये लोग सही मार्क्स आएंगे और सही एडमिशंस होगी, कोई स्पाइकिंग नहीं होगा। एक और लोक लुभावन फैसला आप लोग जो करते हैं हर बजट में, नए IITs, नए IIMs की घोषणा। सवाल यह है प्रकाश जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। टीचिंग के लिए अक्सर टैलेंट पूल की शिकायत होती है और आप जानते हैं कि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा वादा था 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर। आप खुद जानते हैं, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है कि 2014 में महज 1,55,000 जॉब्स, 2015 में 2,31,000 जॉब्स, यानी कि जॉब फ्रंट को लेकर हालत इतनी खस्ता है और नए IITs, नए IIMs खोलना, मुझे एक विरोधाभास यहां दिखाई दे रहा है। 2 बातें अलग है। एक, देश में हमें समझना चाहिए 3 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा ले रहे हैं, 26 करोड़ छात्र स्कूली शिक्षा ले रहे हैं और 3 करोड़ छात्र जो ले रहे हैं तो उनमें बहुत प्रतिभावान और अच्छे छात्र हैं, उनको अधिक अवसर मिलने चाहिए, सबकी मांग होती है। तो हमने 7 नए IIM, 6 नए IITs और IISERs 2 और ये सब उच्च शिक्षा की सुविधा शुरू की। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में लाया, तो इसका तो बहुत अच्छा परिणाम और उसका एकेडमिक सेशन शुरू हो गए, उसमें प्रोफेसर्स फुल हो गए।
जहां तक दूसरी बात आपने कही कि रोजगार की, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो आंकड़े पूछे बताए गए वो सरकार के, केंद्र सरकार में कितनी नई भर्ती हुई उसका आंकड़ा शायद आप बता रहे हैं। रोजगार होता है वो प्राइवेट में भी होता है, राज्य सरकारों में भी होता है, पीएसयू में होता है। जानते हैं हकीकत क्या है आईटी सेक्टर की? आईटी सेक्टर में कोई इंजीनियर्स की किस हद तक रिट्रेंचमेंट हो रहा है, ये हकीकत तो है हमारे सामने। नहीं है, ये गलत है धारणा। आज देश में देखो दो है, रोजगार कहां से निर्माण होते हैं? जब अर्थव्यवस्था चलने लगती है। अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी 10 साल में, हमने इतने बदलाव किए। मैं ही पर्यावरण मंत्री था, इतने अप्रूवल्स 2-2 साल से अटकते थे, हमने 180 दिन में देना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम ये अब होने लगा कि आज देश में, दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इज इंडिया। ये नकार नहीं सकते। दुनिया से सबसे ज्यादा एफडीआई का अट्रैक्शन आज भारत में हो रहा है। भारत में केवल, अभी मेरे बाद रविशंकर जी आएंगे बताएंगे, कितने मोबाइल यहां नहीं बनता था, हर मोबाइल बाहर से आता था 3 साल पहले, अब आधे मोबाइल भारत में बनने लगे। तो ये एक बदलाव हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, नया जोर से शुरू, सारे क्षेत्रों जो डूब गए थे वो फिर से खड़े होने लगे, एक नया विश्वास जगा, नए रोजगार के अवसर आए। जब सड़क बनती है, जब मास हाउसिंग शुरू होता है, जब इरिगेशन बढ़ता है, तो हर क्षेत्र में रोजगार बढ़ते हैं। हमारे देश का रोजगार जो बढ़ा है और जिस गति से बढ़ रहा है, कौशल भी मिल रहा है, क्योंकि कौशल का भी मुद्दा था, तो ये सब मिलके एक नई दिशा दी है। ये डेढ़ पड़ा था, ये मर गया था क्षेत्र रोजगार का, उसको हमने जीवित भी किया और आज बहुत तेजी से रोजगार उसका सृजन हो रहा है। और ये सारे आंकड़े आपको रोजगार के मंत्री भी जब बुलाए हुए तो मिलेंगे ही। नहीं, क्योंकि मुझे आपकी बात में इसलिए विरोधाभास लग रहा है क्योंकि संसद में रविशंकर प्रसाद जी ने नैस्कॉम का हवाला देते हुए कहा था कि 2020 तक आईटी सेक्टर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जॉब्स को लेकर ठहराव रहेगा। वही नैस्कॉम जो कह रहा है कि किस तरह से अगले 3 साल में किस बड़े पैमाने पर जॉब लॉसेस हो रहे हैं। नहीं हो गए, उन्होंने कहा है रिट्रेन करने की जरूरत है क्योंकि दुनिया का आईटी का नक्शा बदल रहा है। देखो, रिट्रेंच नहीं, रिट्रेन की बात हो रही है, वो अच्छी है। हमारे जो लोग यहां बैठे हुए उनके सवाल आने शुरू हो गए हैं। जरूर। अशोक वानखेड़े का सवाल है, आप महाराष्ट्र से हैं, वहां किसान परेशान है, उसकी उपज तुअर को खरीदार नहीं है। किसान की उपज 3500 में बिक रही है। तो सवाल ये इतनी बड़ी समस्या है, किसान के तो अच्छे दिन आए नहीं। ऐसा नहीं है, आप सुनिए, पहले तो हम दोनों तरफ से नहीं बोल सकते ना। तूर दाल का 200 रुपए दाम हो गया तो भी चिल्लाएंगे, और तूर दाल के दाम कम हो गए तो फिर उस पर नहीं बोलेंगे, फिर किसान का क्या हो गया पूछेंगे। ऐसा दो तरफा नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया, तूर के संकट को हमने कैसे मात दी, एमएसपी बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 4500 4800 ऐसे रुपए का दाम दिया जो कभी आज तक नहीं दिया गया था। और उसके कारण आज किसानों ने ज्यादा तुअर और सारे अरहर और बाकी सब चीजें पैदा की, मूंग से लेकर, तो सभी दालों की बहुतायत हो गई, बहुत मात्रा में आया। अब महाराष्ट्र सरकार ने परचेस किया और अभी भी खरीद जारी रही और सबको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये दिया है, सबको मिला है। और अभी किसानों के पास नहीं है, अगर किसी के पास होगा तो व्यापारी के पास होगा। लेकिन आज किसानों का सब तुअर जो बाजार में आया वो पूरा का पूरा सरकार ने खरीद लिया। 2 दिन पहले ही एबीपी न्यूज की रिपोर्ट थी जिसमें पता चल रहा था कि किस तरह से व्यापारी सिस्टम का फायदा उठा के तुअर दाल के नुकसान पहुंचा रहे थे। ये हकीकत तो चल रही है ना महाराष्ट्र में। नहीं, तो ये आप तो अच्छी बात कर रहे हो ना कि किसान का लिया, लेकिन कुछ व्यापारी उसका अगर फायदा उठाकर सरकारी इसमें 4 एकड़ में 400 क्विंटल आ गया ऐसा दिखाकर अगर किसान के नाम से अगर बदनाम कर रहे हैं तो इस पर भी काबू पाया गया। और आपकी जैसी न्यूज आती है तुरंत सरकार हरकत में आती है, क्योंकि ये संवेदनशील सरकार है। ये तो हम आपसे बहुत लाभ लेते हैं, आपको हम रॉयल्टी देना चाहिए थोड़ा, क्योंकि हम आपसे जो आप न्यूज सारे लोग चैनल्स दिखाते हैं उस पर हम तुरंत क्या है सच्चाई देखकर जो भी करेक्शन जरूरत है करते हैं। अरे यही तो सरकार का काम होता है।
आयशा सिद्दीकी महिला एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, कहते हैं कि एचआरडी मिनिस्टर साहब, आज अधिकतर यूनिवर्सिटीज अखाड़ा बन गई हैं, पढ़ाई कम आंदोलन ज्यादा है। ऐसी पॉलिसी बन रही है कि स्टूडेंट्स टकराव बंद करें, ऐसी पॉलिसी आप बनाएं और देश को शिक्षित बनाने में, शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। सवाल यहां पर जो उठा रही हैं वो ये कि मोदी सरकार में इतना अनरेस्ट क्यों है विद्यार्थियों में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 800 यूनिवर्सिटीज है, केवल 2 यूनिवर्सिटीज में कुछ होता रहता है और उसी के न्यूज, क्योंकि वो दिल्ली में है इसलिए वो दिखाए जाते हैं ज्यादा, इसलिए हमें लगने लगता है कि सारी दुनिया ही खराब हो गई। ऐसा नहीं है। और जेएनयू तो विजिटर में भी पहला नंबर का अवार्ड मिला और हमारे नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी दूसरा नंबर आया। और मैंने पहले भी कहा कि वो इसलिए नहीं कि वहां अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे, इसलिए नहीं मिला है पुरस्कार। वहां कैंसर के लिए बहुत सारी शोध हुआ है, वहां पोल्यूशन पर बहुत अच्छा शोध हुआ है, वहां जो शोध कार्य चल रहा है जिसकी खबरें दुर्भाग्य से चैनल पर और न्यूज़पेपर में नहीं आती है, उसके लिए उसको पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार किस लिए मिला है समझना चाहिए। तो अनरेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां बहुत सारे स्टूडेंट कोई सड़क पर है और कोई बड़ा अन्याय हुआ है। उल्टा हमारे सरकार ने जिस तरह से सबको विश्वास में लेकर और सबका सुनने की आदत डाली है, मैंने कहा अरे भाई बाहर क्यों आंदोलन कर रहे हो, मुझे आकर मिलो, मैं तो तैयार हूं। नहीं, आप कह रहे हैं सबको सुनने की आदत, यही वजह है कि क्या गुरमेहर कौर जो अपनी एक बात कह रही थी, जिसके बाद के एक पहलू को उठाकर जिस तरह से पूरा प्रोपेगेंडा चला गया और आपके एक मंत्री उस 20 साल की स्टूडेंट को टारगेट कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कहां है आपकी तरफ से सहिष्णुता? ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूं, देश में पहले कांग्रेस के सरकारों में छात्रों में और कैंपस पर जिस तरह की घिनौनी राजनीति करते चल रही थी वो खत्म हुई, लेकिन एक संवाद का दौर शुरू हुआ। और संवाद हम हमेशा करते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं, आज आपके चैनल से भी करता हूं, जिसको भी कोई शिकायत है हमें मिले, हम सुनने को तैयार है, हम सुधरने को तैयार है, आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। अगर न्याय वहां है न्याय करेंगे, लेकिन केवल हमें नहीं मिलेंगे और केवल बाहर प्रदर्शन न्यूज के लिए करना है तो भाई आपकी भी आजादी है, मीडिया की भी आजादी है। लेकिन आपने जो एक प्रकरण का उल्लेख किया, अब मैं नहीं मानता कि एक अपवाद को ही आप अगर पूरा नियम बनाना चाहते हो तो एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज नॉट रूल। नहीं, एक्सेप्शन आप संवाद की बात कर रहे हैं, मगर संवाद के बावजूद रोहित वेमुला होता है, नजीब होता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक मिनट, और यही नहीं प्रकाश जी, आप तो जेपी आंदोलन से निकले हैं। मैं बताता हूं, आप जेपी आंदोलन से निकले, मगर आपने एक शब्द नहीं कहा था गुरमेहर कौर के बाद। मैं बताता हूं, ऐसा है जब किसी भी स्टूडेंट की आत्महत्या कहीं भी होती है तो किसी को भी दुख होगा, मुझे होता है, हर एक को होना चाहिए। कैंपस में आत्महत्या नहीं होना चाहिए। तो जो हैदराबाद में आत्महत्या होने के बाद जो रिपोर्ट आई थी रूपनवार कमेटी के, तो उन्होंने 5-6 सुझाव दिए कि कैसे इनको रोका जा सकता है, सिस्टम में क्या सुधार करना है। मैंने उसमें मेरे अनुभव के आधार पे 6 कदम और जोड़े। एक कंप्लीट अच्छा इंडक्शन कोर्स हो, एक काउंसलिंग की व्यवस्था ढंग से हो, एक कंप्लेंट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल की व्यवस्था हो, एक तरह से एक संवाद का नया पुल बने, लोकल पेरेंटिंग बने, सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट को मेंटोरिंग भी करे। हम क्या हो गया है, न्यूज के बिजनेस में प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सीनियर स्टूडेंट जूनियर पर केवल रैगिंग करते हैं ये दिखता है, वो अपवाद है। स्टूडेंट्स एक दूसरे को अच्छा पीयर गाइडेंस भी करते हैं, वो हम दिखाते नहीं, ये एक प्रॉब्लम है हमारा। तो ये सब हमने 12 प्रकार के करके 38,000 कॉलेज और 800 यूनिवर्सिटीज को सबको कहा है, और मैं हर महीने मॉनिटर करता हूं कि ये कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसको हमें खत्म करना है। सब छात्रों को बोलने की कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए और वहां कोई ना कोई लोकल पेरेंट उनका होना चाहिए, यही व्यवस्था। बहुत अच्छी बात कही आपने कि छात्रों को बोलने की अनुमति होनी चाहिए, मगर क्या मोदी सरकार की तरफ से या उससे जुड़ी संस्थाओं की तरफ से ऐसा संदेश छात्रों को दिया जा रहा है कि अगर तो आप एबीवीपी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं तो सही है, अगर नहीं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा? एबीवीपी की तमाम बातों को नजरअंदाज किया जाता है,
मैं गुंडाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि एक मंच है, आप मेरे मेहमान हैं, मगर जिस तरह से उनकी पिछले कुछ अरसे से हरकत रही, जब से आप सत्ता में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी हरकतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, कुछ हद तक इनकरेज किया जा रहा है। नहीं भाई, ये भी एक गलत है। ऐसा है, आप मीडिया की आजादी है, आपकी आजादी के लिए हम 16 महीने जेल गए हैं, तो आप सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन कभी कभी मीडिया भी एजेंडे के आधार पर सवाल पूछता है। एक निगेटिव इमेज प्रस्तुत करने की कोशिश होती है, वो सही नहीं होती है। जनता उसके मीडिया और जनता में कितना दूरी आई है, या अभी जो फिलहाल सारे डिमोनेटाइजेशन पे सब लोग मीडिया भी जाके उकसा रही थी जनता को कि बोलो आपको कितनी तकलीफ हो रही है। पूरा देश डिमोनेटाइजेशन पर मोदी जी के साथ खड़ा रहा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कदम था, और इसके कारण पूरी जनता एक तरफ, मीडिया दूसरी तरफ। ऐसा बहुत ज्यादा न हो, यह भी आपको कभी ना कभी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, डिमोनेटाइजेशन का ही नतीजा था प्रकाश जी कि कश्मीर में इतने सुखद हालात हैं। डिमोनेटाइजेशन का नतीजा यह है कि नक्सल जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला नहीं कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन का ही नतीजा है कि हमारे सोल्जर्स जो हैं 2014 की तुलना में आज उनकी संख्या कहीं ज्यादा बढ़ गई है मृतकों की, और डिमोनेटाइजेशन का ही नतीजा। इससे भी ज्यादा अच्छे लफ्जों में उत्तर दे सकता हूं, लेकिन किस स्तर का हमें चर्चा करनी है यह भी आपको तय करना है। मैं मेरे चर्चा के स्तर को गिराऊंगा नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, डिमोनेटाइजेशन, देश में 500 और 1000 रुपए के नोट खत्म कर दिए गए, और प्रधानमंत्री जी का इतना हिसाब पक्का था कि 50 दिन आपको तकलीफ होगी। ये लोगों ने कहा 50 दिन हम झेलेंगे, लेकिन देश बदल गया इस तरह से कि अब हर पैसा जो बैंक में जमा हुआ, किसने जमा किया और कहां से आया, वो सब पता चला। अब कहां से आया वो जांच शुरू हो गई। तो ये सब अकाउंटेबिलिटी लाने का इस देश में विरोध होता है, और मीडिया भी उसको विरोध करेगा। और इस अनुभव के बाद भी कि पूरा देश डिमोनेटाइजेशन के साथ खड़ा रहा जनता, फिर भी आपका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह दुर्भाग्य भी है। हालांकि आपने मेरा जो नक्सलवाद के मोर्चे पे या कश्मीर के मोर्चे पे आपने जवाब नहीं दिया। मैं देता नहीं, मगर जो आपने कहा ना कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह प्रकाश जी ये है कि विपक्ष की विश्वसनीयता इस वक्त बहुत बड़ा शून्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता लोगों में ज्यादा है, मगर उसमें एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट फैक्टर है जिसे हम टीना फैक्टर भी कहते हैं, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लिहाजा आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से क्रेडिट डिमोनेटाइजेशन को देना थोड़ी सी ज्यादती होगी? नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूं। एक नई कदम उठाए ना, काले धन को खत्म करने के लिए। पहले तो 3 साल जो कांग्रेस ने एसआईटी नहीं बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, हमने 3 दिन में बनाई एसआईटी, काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। जितना भी लिंचेस्टर बैंक, एचएसएफसी बैंक और एचएसबीसी बैंक और बाकी सब जहां से दुनिया से पनामा पेपर्स जो भी जानकारी आई, उसकी छानबीन होकर उसके केसेस भी दर्ज हो रहे और उसकी जांच भी पूरी गति से चल रहे, लोग फाइन भी भर रहे हैं, सब सामने है। हमने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बदला, जो सिंगापुर, मॉरिशस और साइप्रस से यहीं से कालाधन बाहर जाके वहां से वापस आ रहा था, वो पूरा लीक प्रूफ किया, वहां से आने का रास्ता बंद कर दिया। बाकी भी जो काले धन के खिलाफ के कानून थे उनको और सख्त बनाया, और आज एक एक का हिसाब पूछ रहे कि भाई आपके पास इतना पैसा कहां से आया, बताओ, टैक्स भरो। और टैक्स भरकर आपको अलग होने का भी परमिशन दिया कि भाई भरो, गरीब लोग कल्याण के लिए पैसा भरो। तो ऐसा है, एक मुहिम काले धन के खिलाफ चलाई जा रही है, उसमें आप सुझाव देना चाहिए, लेकिन या कहीं फेल हो रहा है तो वो भी बताना चाहिए। लेकिन ये दिशा गलत है क्या? या अगर दिशा गलत नहीं है तो ऐसा पिक्चर तैयार करना कि जैसे कोई खलनायक हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। वास्तविकता है कि एक अच्छी दिशा में चले हैं। आपके भी सुझावों का स्वागत है। प्रकाश जी, स्कूल फीस को रैशनलाइज किया जाए, समाज के न्यूनतम स्तर तक जो व्यक्ति है उसके पहुंच तक, उसके लिए सरकार की क्या कदम होंगे या आपके हिसाब से क्या कदम उठाए गए? मुझे लगता है पहला तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहले तो सरकारी स्कूलों में फीस नहीं है, और सरकारी स्कूलों का हम दर्जा सुधार रहे हैं,
राजस्थान में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, जहां जहां भी सफल प्रयास हुए वहां स्कूल, और सिक्किम में, वहां लोग वापस लौट रहे हैं प्राइवेट स्कूल से। गरीब के बच्चे वापस फिर से स्कूलों में आ रहे हैं। जहां शहरों में प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल है तो निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है। आज एक छात्र पर सरकार प्रतिवर्ष 18,000 रुपये स्कूल में खर्चा करती है, यानी 1,500 रुपये महीने का हुआ। ये सरकारी खर्चे का हिसाब है। तो प्राइवेट स्कूल चलाएगा तो वहां तो फीस लेंगे, वो फीस का भी हमने इतना ही कहा है। अनेक राज्यों ने उस पर कोई ना कोई तैयार किया है कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल इकट्ठा बैठकर फी तय करे। ये ऐसे अलग अलग व्यवस्था अलग अलग राज्य सरकारें कर रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्राइवेट स्कूल की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होगी। सरकारी स्कूलों का दर्जा खराब था, इसलिए सभी लोगों को प्राइवेट मजबूरी में जाना पड़ता था। हम सरकारी स्कूलों की ऐसी अच्छी अवस्था करेंगे, इसको 2 साल लगेंगे, लेकिन 2 साल में ऐसी स्थिति करेंगे कि बहुत सारे छात्र फ्री में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकेंगे। आखिरी सवाल जो ट्विटर से आया राजीव चौधरी का, सरकारी स्कूल्स में टीचर्स कंपटीशन के जरिए सेलेक्ट होते हैं, ऐसे में प्राइवेट और सीबीएसई स्कूल्स में गुणवत्ता के लिए सरकार की क्या योजना है? ऐसा है, सभी जगह गुणवत्ता का बढ़ाव हो। तो अभी मैंने एक शिक्षण मंथन ये कर रहा हूं। छुट्टी के दिन है अभी सरकार स्कूलों के, तो हमने गुवाहाटी, रायपुर, पुणे, बेंगलुरु और अब चंडीगढ़ में 1 और 2 जून को होगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक नए सिरे से वहां टीचर्स अच्छे जिन्होंने प्रयोग किए हैं, अच्छी शिक्षा के प्रिंसिपल्स अच्छे, फिर शिक्षा के अधिकारी, सभी राज्य सरकारों के प्रमुख अधिकारी और एनजीओस सब आते हैं। 2 दिन बैठते हैं, एक शिक्षण मंथन कर रहे हैं कि शिक्षा अच्छी कैसे की जाए, और एक दूसरे से सीख रहे हैं। और इसका एक पूरा नक्शा 6 शिविरों के बाद हमारा क्या क्या निकला, ये हम देश के सामने रखेंगे और स्टेप्स उठाएंगे। एक नया संवाद बनाएंगे, शिक्षा को, क्वालिटी को सुधरेंगे। प्राइवेट में भी सुधरेगी, पब्लिक में भी सुधरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने खुलकर अपनी बात रखी, बेबाकी से अपनी बात रखी। तो एबीपी न्यूज में इसी तरह से खास मेहमानों का सिलसिला जारी है। बहुत मुझे एबीपी न्यूज पसंद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जावड़ेकर जी, आप यहां आए, आपने समय निकाला। मैं अनुरोध करना चाहूंगी एबीपी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर से कि वो मंच पर आए और एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और वो यहां एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आए, देश को ये बताने कि मोदी सरकार की 3 साल की पॉलिसी से देश कितना बदला। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।